आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध अभिनेता और वॉइस कल्चरिस्ट पंडित विष्णु शर्मा जी। काफ़ी अरसे से डिक्शन और डायलॉग डिलीवरी के क्लासेज लेते रहे हैं। इनके क्लासेज में अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, सुशांत सिंह सहित महाभारत के सभी कलाकार आ चुके हैं। लगातार वर्कशॉप करते रहते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। पंडित विष्णु शर्मा जी ने काफ़ी धारावाहिकों में अभिनय किया है। काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में भी आपने अभिनय किया है और सबसे बड़ा काम आपका महाभारत से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपने सारे कलाकारों की डबिंग करवाई। स्वयं उसमें वसुदेव का भी रोल किया। महाभारत उस जमाने का बहुत बड़ा सीरियल था और ये जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी आपकी, जिसको आपने बड़े सफलतापूर्वक निभाया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको यह अवसर कैसे मिला। देखिए, दो कारण इसके थे। एक कारण दिल्ली से जुड़ा हुआ है और दूसरा कारण यहाँ मुंबई में। दिल्ली का कारण ये था कि वहाँ पे एक हमारे उस समय के मित्र नहीं थे, जान पहचान थी, गोफी पेंटल आए हुए थे। तो हमारा एक नाटक उन्होंने देखा और मेरे कुछ जो शिष्य थे, मैं वॉइस कल्चर में लोगों को सिखाता हूँ हाउ टू स्पीक, और उच्चारण के लिए और शब्दों के प्रयोग के लिए। तो उस क्लास में वो आए थे तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फिर बताया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब आए तो पंडित नरेंद्र शर्मा का आशीर्वाद था और मेरे मित्र गूफी पेंटल का, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए। और उसके बाद तो फिर इतिहास कि आज तक का ऐसा कहते हैं लोग। बीबीसी का कुछ एक बार आया था हर धारावाहिक के बारे में। संसार में तीसरे नंबर पर महाभारत है, संसार में, भारत में नहीं। तो उसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से, क्योंकि इंग्लैंड में मतलब बीबीसी का जो था एक चैनल, उस पर किसी भी बाहर के धारावाहिक का 2 बार चलना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार भी वहाँ मौका नहीं मिलता है, लेकिन महाभारत को मिला था। मेरे समय तीसरी बार भी मिला था, मुझे याद नहीं है। तो फिर तो एक बार, जैसा कहते हैं कि मुंबई में एक बार आपको थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो संबल बना रहता है फिर काम कर। उस दौरान के कुछ आप अनुभव बताएं, क्योंकि महाभारत में काम करने वाले काफ़ी लोग हिंदीतर भाषी प्रदेशों से भी थे, जिनकी हिंदी पर पकड़ ढीली थी। तो उन सारे लोगों से काम ले पाना कितना मुश्किल रहा, और बी आर चोपड़ा साहब और तमाम अन्य लोगों का कैसा सहयोग रहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी उस वक्त कि जब मेरे साथ एक बात हो रही थी कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उनसे ये कहा कि सर, 2 व्यक्ति ही मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, वो है एक बी आर चोपड़ा और दूसरे रवि चोपड़ा। तीसरे ने अगर पूछा तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं उत्तर देने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। और मैं अब पिता पुत्र दोनों में से कोई भी नहीं है, लेकिन कमाल के लोग थे साहब। उन्होंने पूरी आज़ादी मुझे दी। मैंने उनसे ये आग्रह किया, उनकी इतनी जगह थी, उनका स्टूडियो था, उनका एक और स्टूडियो था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे अलग जगह चाहिए। तो खार में रवि म्यूज़िक डायरेक्टर के घर के ऊपर मुझे एक अलग से जगह दी गई और कहा कि आप जैसे चाहें वैसे कीजिए। और जब तक धारावाहिक चला, उन्होंने एक बार थोड़ा सा हुआ था, किसी ने कहा था कि नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, दोस्त ऐसा नहीं है, आप कहेंगे और मैं कर दूंगा। मैं सिर्फ बी आर चोपड़ा की सुनता हूँ और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब वो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही बड़ा आदमी बता रहा था, क्योंकि थे तो नहीं हो, अभी भी यहाँ सुन रहे होंगे तो नहीं, बट ये बात मैंने उनके मुंह पे भी कही थी। मैंने कहा, आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र ही आपका नहीं है। तो आपने अभी मेरे से 2 सेंटेंस बोले और उसमें 10 गलतियां की हैं, तो आप कैसे से यहाँ पे, मतलब तो हठी आदमी थे। और बी आर चोपड़ा के पास पहुंच गए और जो जेस्चर उन्होंने दिया, जब उन्होंने कहा कि वो विष्णु शर्मा बिठा दिया आपने, उसको आता जाता कुछ है नहीं और वो देखिए लोगों को परेशान करता,
तो बड़ी सहजता के साथ, मैं भूल नहीं सकता, जिस व्यक्ति ने मुझे बताया वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, उस समय मौजूद था। उसने कहा, बड़ी आसानी से उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरा चुनाव गलत है। उस आदमी की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो फिर भरोसा रखिए, वो व्यक्ति उस योग्य है, इसलिए वहां पर है। धन्यवाद आपके समय के लिए। चाय पियेंगे? ऐसे थे बी आर चोपड़ा साहब। तो बहुत मजा आया काम करने का। और भी कई चीजें थी। एक बड़ी अजीब चीज जुड़ी हुई थी, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हम लोग, जो मैं वसुदेव का रोल कर रहा था, तो हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मैं बच्चे को लेके यमुना पार कर रहा हूँ, बालकृष्ण को लेके। तो उसमें यह था कि जब उनके पैर लगेंगे तो यमुना जी नीचे चली जाएंगी। तो उसको लेके हम कर रहे थे, और वहां पर बहुत सारे हवा के लिए और पानी के लिए मशीन आई हुई थी। लेकिन साहब हुआ क्या कि जैसे ही हमने वहां पर प्रवेश किया, मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश हुई, और जब तक वो सीन नहीं हो गया बारिश होती रही। यकीन कीजिए कि जैसे ही, मतलब उसके आधा पौना घंटे बाद पैकअप हुआ था, वो बंद हो गई। ये कमाल की चीज थी जो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब इत्तेफाक भी कैसा, मतलब समयानुसार बिल्कुल। कहाँ शूट हो रहा था? ये हो रहा था वो एक जगह विरार से आगे, क्या है यार, हमको ध्यान नहीं रहता उसका। खैर जो भी है, वहां पे पहाड़ भी हैं और नदी भी है, पूरा गार्डन है, आम के पेड़ हैं सारे, तो और वो लगता भी है वहां पे। तो और फिर तो कुछ कैमरा ट्रिक भी होती है जी। महाभारत के बाद भी आपने वयस उभर की दुनिया में काफ़ी काम किया है, तो वयस उभर की दुनिया में इतना संजीदगी से कैसे आपका जुड़ना हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं थिएटर का धन्यवाद करूंगा, नाटक का, क्योंकि जब मैं नाटक कर रहा था तो जो एक शीला भाटिया जी NSD से आई हुई डायरेक्टर थी, उनके साथ मैं काम कर रहा था। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ सिर्फ भारी नहीं है, एक्सप्रेसिव भी। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारी होना नहीं, भाव प्रवण होना भी बहुत आवश्यक है, जो यहाँ मुझे मिलता है। तो ये नाटक में, तो उनके कोई मित्र थे वहीं शंकर मार्केट दिल्ली में, कपूर साहब। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत अच्छी आवाज़ हमारे पास है, उनके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे होते। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और बड़ी अजीब शुरुआत हुई कि उससे जिस काम को मुझे मिला था उसके लिए अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ रिजेक्ट की गई थी। अच्छा। वो मैं उसका प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा कि वो गलत है नाम लेना, और उसका था तो उनसे करवाया, और बड़ी खूबसूरत आवाज़, सब जानते हैं, सारी दुनिया को लोग जानते हैं। लेकिन वो जो उसमें जो समय सीमा जो होती है बोलने में, कि आपको 30 सेकंड में बहुत सारा कुछ कहना है, तो उसमें आदमी फिर संभाल नहीं पाता, मतलब उसकी नाटकीयता के लिए जगह नहीं रहती। तो उनको शायद तकलीफ हो रही होगी। तो उस समय खैर उनका बहुत कुछ शुरू, साथ हिंदुस्तानी ही कुछ हुआ था शायद, उसके बाद आए थे, कुछ खास हुआ नहीं था। लेकिन बाद में हमको लगा कि देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई है कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ को कोई ना कह दे। खैर जो भी था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और फिर तो दिल्ली में तो तकरीबन एक छत्र था। बस यहाँ मुंबई में आए तो बड़े बड़े महारथी यहाँ थे, अमीन साहब थे, मनोहर महाजन जो मित्र नहीं रहे, अमीन साहब भी नहीं रहे, और भी बहुत सारी आवाज़ें थी। और आज बहुत जवान लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और किसी भी कला की कोई सीमा तो है नहीं। मैं अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से, कभी कोई बुलाता है तो आता हूँ, करता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वयस उभर की क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि कुछ लोगों को एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बहुत सारी आवाज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि वो पैसा बचाना चाहते हैं, और भी कई तरह की डिमांड्स होती हैं। ज़रा इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, वॉइस ओवर आज के ज़माने में बहुत अच्छा खासा व्यवसाय हो गया है, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें डबिंग है, इसमें अनाउंसमेंट्स हैं, इसमें और बहुत सारी, मतलब पूरे नाटक भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया है,
और जैसे ही बड़े बड़े क्षेत्र जैसे विस्तार होता है तो नए लोग आते हैं, नए लोग आते हैं तो जो पुराने होते हैं नेचुरली उनकी जगह थोड़ी कम होती जाती है। जैसे अब हम हैं तो हमें कभी कभी कोई बुलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, और ये आपको स्वीकार करना पड़ता है। चुनौतियाँ तो हैं, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी भी हो रही हैं कि बिना भाषा ज्ञान के लोग वहाँ बैठ जाते हैं। मुझे याद है एक FM स्टूडियोज़ का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनके एक अनाउंसर ने बाकायदा एक श्रोता से बात करते हुए उसको हरामी कहा। मुझे बड़ा अजीब लगा यार कि रेडियो से ऐसे इस शब्द को कैसे किया। जब एक मेरा वर्कशॉप हुआ जो उन्हीं के चैनल ने कराया था तो वो वहाँ मौजूद था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये हरामी क्यों बोला आपने? बोले सर इसमें क्या गलत है, कलोकियल है। मैंने कलोकियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये शब्द का अर्थ जानते हो? कहते हाँ। मैंने क्या है? बोले बेवकूफ़, ऐसे ही जिसको सीरियस ना लिया जाए। मैंने कहा दोस्त ये नहीं, हरामी का मतलब है, जब मैंने अंग्रेजी में उनको बताया कि इट मीन्स बास्टर्ड, तो उनको लगा रहे नहीं नहीं ऐसे कैसे। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं, ऐसा होता है। तो ये कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमको हमारी जिम्मेदारी यह है, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग हैं जो बोलने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक्टर हो या ब्रॉडकास्टर हो या न्यूज़ रीडर, जो भी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको सुन के लोग ये कहते हैं कि ये आदमी प्रोफेशनल है, अगर ये बोल रहा है तो ये शब्द सही है, इसका उच्चारण भी सही है, इसका अर्थ भी निकलता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, किसी भी भाषा में काम करें तो उसकी अच्छी खासी समझ होना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी तरफ से कभी कोई शब्द खर्च नहीं कर पाएंगे। आपने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों में अभिनय किया है, लेकिन आपके हिस्से रोल्स बहुत छोटे छोटे आए हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपकी प्रतिभा का पूरा उपयोग निर्देशकों ने नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं। इसमें न निर्देशक की गलती है, न किसी प्रोड्यूसर की गलती है। गलती मेरी भी नहीं है, गलती असमय ऐसा होने की है। समय से कोई भी काम करेंगे आप। मैं जब यहाँ मुंबई आया था तो वो तकरीबन 35-36 साल का था, और आते ही सबसे पहले तो ये निश्चित करना था कि किचन चलती रहे, घर में सब ठीक ठाक रहे। तो उसके लिए आवाज़ के क्षेत्र में आ गए, और ईश्वर कृपा से बहुत अच्छा चला। तो और धीरे धीरे जब घर बन गया, जब ठीक से हो गए, बच्चों का इंतज़ाम जब हो गया, तब हमने सोचा कि भाई ठीक है, बहुत अनाउंसमेंट कर लिया, थिएटर तो किए हुए थे ही, तो तब मन बनाया। जब मन बनाया तब तकरीबन हम 50 साल के हो चुके थे तकरीबन, क्योंकि मुझे याद है कि जब तब भी लोगों ने ये कहा था कि भाई जो अब जो है रोल वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के ही मिलेंगे। और जहाँ तक लेंथ का सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार आप जो रोल कर रहे हैं उसमें कुछ करने के लिए होना चाहिए। लंबाई कितनी है, लंबाई भी हो तो बड़ा अच्छा है, पर ऐसा अक्सर नहीं हो पाता है, या मेरे साथ नहीं हुआ। कुछ भाग्य का भी इसमें होता है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो भाग्य को या किसी और दूसरे को जिम्मेदार ठहरा के ये कहे कि भाई मेरा ऐसा होना था। उन लोगों की वजह से नहीं, हाँ परिस्थितियों को जरूर कह सकता हूं। समय और काल का जो हिसाब किताब होता है वो अगर सही हो, सही समय पर अगर होता तो भागदौड़ भी ज्यादा होती, एक ही काम कर रहे होते तो फिर बेहतर होता। तो इसके लिए आई कैन नॉट अक्यूज एनीबॉडी। सिर्फ आप मेरे जिस समय पे मैं आया उस समय पे धुरंधर फिल्मों में चरित्र अभिनेता थे, अमरीश जी थे, और भी इन सब के साथ मैंने काम किया और मज़ा आया। लेकिन वही है कि अब आप के तरफ कोई रोल चल के आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। पता नहीं होता भी होगा। लोग कहते हैं कि मैं सड़क पर जा रहा तो किसी ने पकड़ लिया हो मुझे और मैं एक्टर बन गया। मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो मैं नहीं कह सकता, मतलब इसके लिए जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया जाए तो परिस्थितियों को ही। आपने हिंदी सीरियलों में भी काफ़ी अभिनय किया है, लंबे लंबे रोल आपको मिले हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब उस जमाने में जब उतने चैनल नहीं थे तब आपको बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले,
लेकिन जब इतने सारे चैनलों की बाढ़ है तब आप उसकी अपेक्षा बहुत कम काम कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? जहाँ तक धारावाहिकों का सवाल है, धारावाहिकों में अब क्या होता है, जैसे ही मैं लोगों से कहता हूँ कि आई एम 20+, तो अब 20+ तो कोई हद नहीं है ना, लेकिन उस हद को भी हम क्रॉस कर गए हैं उम्र के हिसाब से। तो अब भाग दौड़ करना, लोगों के यहाँ जाके बैठना, और ऐसा मैंने पहले भी नहीं किया, न कर पाया। हो सकता है कि ये एक मेरी असफलता का कारण रहा हो, लेकिन धारावाहिक जो भी किए, जुनून से लेके महाभारत से लेके जितने भी मैंने धारावाहिक, आज भी मैं अभी परसों एक नया शायद मैं शुरू करूं उसके लिए, तो वो चल रहा है काम। बहुत सारे धारावाहिक ऐसे आए जिनको अभी तक मैं गिनाऊंगा तकरीबन 80 से ज़्यादा हो गए होंगे। और मैं जहाँ तक धारावाहिकों की बात में ये है कि बात धारावाहिक कितना ही लंबा क्यों ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक उसके बाद जिंदा रहते हैं यादों में, लेकिन फिल्मों के अभिनेता हमेशा के लिए याद रहते हैं। ये अंतर सिर्फ धारावाहिक और फिल्मों का मुझे लगता है। एक्टिंग तो दोनों जगह ही करनी होती है, लेकिन फिल्म इज फॉर एवर, मतलब बहुत अनंत काल तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी समय तक आपको याद किया जाता है कि साहब मैंने एक छोटा सा रोल किया था करण अर्जुन में, उसमें पुजारी का बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन लोग याद करते हैं उसको। मैंने जो रोल गंगाजल में किया था वो उसको याद करते हैं लोग। तो बात ये नहीं है कि आपको सिर्फ ख्याति के लिए उसको पकड़ना है। सिनेमा का आकर्षण आज है, कल भी बना रहेगा। धारावाहिक धीरे से अपना रूप बदल रहे हैं, OTT आ गया है, लोग ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं, उस पर चर्चाएं होने लगी हैं। तो चलता। आपने कई भाषाओं में कई सारे निर्देशकों के साथ काम किया है, तो सिनेमा की जो प्रवृत्ति है इन निर्देशकों के साथ, मेकिंग प्रोसेस और भी बहुत सारे अनुभवों को आपने समेटा होगा। निर्देशकों के बारे में और हिंदी सिनेमा के बारे में आपकी क्या राय बनी? देखिए, जहां तक सिनेमा के अच्छे या बुरे होने की बात है, इसमें कोई भी मोहर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं लगा सकते कि फलाना सिनेमा खराब है और फलानी शहर का या प्रदेश का या देश का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो तो जो निर्देशक बनाते हैं, जो फिल्में बनती हैं, सिप्पी साहब भी दूसरी शोले नहीं बना पाए, ये हर बार नहीं होता है। ये कभी कभी जब सारे अच्छे लोग, सारे गुणवान लोग जुड़ जाते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट हो जाती है, अच्छा कैमरामैन, हर चीज़ जिसको अच्छा बनना होता है वो बनती है। तो सिनेमा को लेकिन मैंने जिन निर्देशकों के साथ काम किया वो तकरीबन सभी कमाल के थे। मैं अगर कबीर कौशिक की बात करूं, सहर दो मॉर्निंग जिन्होंने डायरेक्ट की थी, मैं इस वार्ता से पहले आपसे बात कर रहा था, मुझसे किसी ने आके कहा कि ये जो आप कविता याद कर रहे हैं पहले की, वो थोड़ा अमिताभ बच्चन के स्टाइल में करिए। तो एकदम कबीर आए वहां पे और कहने लगे, नहीं विष्णु जी, नहीं, मुझे कोई इसमें नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि ये कविता आपने कब सुनी और उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या हुआ, ये है इसका दृश्य का मतलब, तो आप उस हिसाब से कहिए। तो वो लोग जितने भी, मैंने जैसे एनचंद्रा के साथ भी काम किया मैंने, इनके प्रकाश झा साहब के साथ। प्रकाश झा तो इतना बढ़िया काम का, मतलब इतनी उनकी जो संलिप्तता है वो यहाँ तक है कि जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनका भी वो वर्कशॉप लेते हैं। आप देखें उनके किसी भी दृश्य में जो भीड़ होगी वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं देख रही होगी या कैमरा में नहीं देख रही होगी, वो बिहेव करेगी, जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से करेगी, लेकिन उसके लिए वो वर्कशॉप लेते हैं बाकायदा। मुझे नहीं पता और भी डायरेक्टर्स करते होंगे। मैंने रवि चोपड़ा के साथ काम किया, बहुत कमाल का डायरेक्टर और बहुत पेशेंस वाले डायरेक्टर, कमाल के लोग थे। मैंने जितने भी डायरेक्टर्स के बहुत से नाम मुझे, राकेश रोशन साहब, मैं जब करण अर्जुन कर रहा था, मेरी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई और उन्होंने ब्रेक कर दिया, कहते नहीं शाम को करेंगे, जबकि वहाँ पर जगह कुछ चल रहा था कि कुछ सीमित समय तक जगह है,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप ठीक हो जाइए, और बाकायदा लोगों को बुलाया और कहा कि भाई हल्का सा बुखार है, अगर इनको आराम चाहिए तो इसको हमें बताइए, हम इनको छोड़ देंगे। हालांकि उस सीन में मैं था और उसमें तकरीबन पूरी कास्ट थी, क्योंकि वो क्लाइमैक्स सीन था, तो मेरी वजह से सारे लोग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने किया। तो ये जो डायरेक्टर्स हैं ये प्रतिभावान तो हैं ही, मेरी समझ में तकरीबन जितने भी लोग हुए हैं, अभी लेटेस्ट भी जो लाहौर 1947 मैंने किया है राजकुमार संतोषी साहब के साथ, इतना साफ विजन है उस आदमी का। उस आदमी को ये पता है कि उसको अपने कलाकार से क्या चाहिए, बस कलाकार को ये समझना है कि वो उनको क्या चाहिए, उतनी सी बात है बस। बहुत कमाल की पैनी नजर है उनकी। हिंदी सिनेमा से लोगों को ये शिकायत है कि झूठी कहानियाँ, झूठे किरदार और ज़्यादातर फिल्में गुमराह करती हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? आपने कभी इस बात पे गौर फरमाया? रास बिहारी पांडे साहब, मुझे आप ये बताएं कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके दो पहलू नहीं है? किसी भी चीज के, भक्ति की हो, पूजा की हो, किसी भी की हो, हर एक के दो पक्ष होते हैं। मेरे ऊपर है कि मैं उसको किस तरह से ले रहा हूं। इस बात के लिए सिनेमा को कोसना कि भाई इनकी वजह से लोग खराब हो जाते हैं। अब मैंने कहानियां अपनी मां से सुनी, आपने भी सुनी होंगी। उन कहानियों का कितना जबरदस्त प्रभाव होता है आपके ऊपर। बहुत दिनों तक तो मैं यही सोचता रहता था कि उड़ने वाले घोड़े होते ही होंगे। तो बाद में जब मुझे पता लगा बहुत सारे घोड़े देखे किसी के पर नहीं, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे भी घोड़े होते, हकीकत यही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मुझे लगता है कि सिनेमा अच्छा या बुरा हो सकता है। कुछ लोगों ने प्रयोग भी किए, कुछ लोगों ने अलग अलग फिल्में भी बनी, और ये होता ही है हमेशा। लोग कभी कभी साउथ के लिए बोल देते हैं कि बहुत लाउड फिल्में होती हैं। मैं सारी फिल्में लाउड नहीं हूं। मैं कल ही कोई डब फिल्म देख रहा था, कमाल की फिल्म बनाई थी, मैं नाम भूल रहा हूं, साउथ की ही थी। तो ये किसी भी क्षेत्र के लिए ये कह देना कि साहब वहां से ये, और उसका असर समाज पे पड़ा, समाज पड़ता तो है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने उसकी अच्छाई ली या बुराई ली। एक वो कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी सुनाने के बाद फिर बताते हैं कि भाई इसका अर्थ ये हुआ, तो आप वो जो अर्थ है उसका अनर्थ भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, और कहीं भी मेरी समझ में मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी कोई भी सिनेमा आपको ये सिखाएगा कि गलत करो। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं। आने वाले दिनों में सिनेमा का क्या स्वरूप होगा? क्योंकि आजकल हर कोई एक्टर है, हर कोई डायरेक्टर है। फिल्म बनाने की प्रक्रिया ज़रा सस्ती हो गई है, मोबाइल से भी फिल्में बन रही हैं, 4K कैमरे से भी बन रही हैं, और बहुत भीड़ हो गई है। बड़ी बड़ी फिल्में थिएटर में चल नहीं रही हैं, दर्शक खोजने पड़ रहे हैं, हॉल खाली रहता है। तो भविष्य में क्या लगता है आप? कोरोना के समय तो बिल्कुल सिनेमा बंद ही हो गया था, लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, और मोबाइल पे जो रील्स और तमाम छोटी छोटी फिल्में आ रही हैं, तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में हिंदी सिनेमा पर एक बड़ा खतरा है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, हिंदी सिनेमा क्या, दुनिया के किसी भी सिनेमा पे कोई खतरा नहीं है। मैं कम से कम अगले 100 साल तक तो यही देख रहा हूँ, और उसके आगे का तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं रहूँगा, बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेमा कैसे उसका स्वरूप बदल रहा है। OTT आ ही गया, आप जो कह रहे हैं मोबाइल पे फिल्म बनने लगी, मैंने भी सुना है, मैंने देखी तो नहीं अभी तक कोई, लेकिन बना ही रहे हैं लोग, इससे भी आगे जाएंगे। कुछ लोग तो क्या क्या नहीं कह रहे हैं कि भाई स्क्रीन की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, आप हवा में दिखा देंगे, वही अपना स्क्रीन क्रिएट कर लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, अब तो क्या नहीं हो सकता। अब हम इसी बात से डरें कि हमारी आवाज की कोई कॉपी करके अपना काम चला लेगा। चला लेगा, ये जो है काम चला लेगा, इसमें गुणवत्ता शामिल नहीं है। इसमें किस समय मुझे कौन सा वेरिएशन देना है और कितने आंसू लाने हैं, ये आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस कोई भी दुनिया की नहीं कर सकती। वो पता चलेगा आपको कि ये नकली है। तो असलियत लाने के लिए तो आप कौन सा अगला एक्सप्रेशन देंगे, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बताएगी, वो नहीं बता पाएगी। तो सिनेमा रहेगा, बनाने वाले रहेंगे। जहां तक आप भीड़ की बात कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई का मामला है। खप रहे हैं लोग, इतने सारी, इतना खुल गया है ये क्षेत्र कि अब, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि थिएटर भी उतना ही है। थिएटर अब एक एक बिल्डिंग में आप 4-4 सिनेमा हॉल बना देंगे तो कहां से फुल हो जाएंगे सारे के सारे? ये तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि चीजें ज्यादा हो गई। पहले गांव के आसपास किसी तहसील में कोई सिनेमा होता था, लोग जाते थे और मतलब वो एक दिन निकाला जाता था उसके लिए कि सिनेमा देखने जा रहा है। तो अब वो सारी चीजें बदल गई। आप कोने कोने पे सिनेमा हॉल है, घर में बना लेते हैं लोग, बड़ा सा स्क्रीन लगाया, आपने कोई भी फिल्म देख ली। लेकिन मैं कभी भी घर पे फिल्म देखना अच्छा नहीं समझता हूँ, इसलिए नहीं कि व्यवधान आते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट्स होते हैं और बहुत सारी खलल होते हैं। कोई आ गया बीच में तो आप मना नहीं कर सकते। मैं जब फिल्म देखता हूँ तो मैं तो थिएटर में जाकर ही देखता हूँ। और जितने भी दीवाने हैं सिनेमा के, वो यही करते होंगे। सिनेमा का जादू सिर चढ़कर बोलता है और आज भी उसी उत्साह के साथ बहुत सारे नौजवान मुंबई का टिकट कटाकर चले आते हैं। सिनेमा से जुड़ने की चाह रखने वाली नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो FTI में या NSD में या सुभाष घई और अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर सके और उसके बाद वो ट्राई करे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे कलाकार जन्मजात होते हैं और उनको वो पहचान अपने शहर, अपने कस्बे में हासिल होती है और वो चाहते हैं कि सिनेमा और धारावाहिकों से जुड़ करके अस्थायी कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना सके। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पांडे जी, ऐसा है, अच्छा है कि लोग आते हैं, आपको ताजगी मिलती है, आपको नए नए चेहरे, नई नई प्रतिभाएं मिलती हैं। इनका आना नहीं रुकना चाहिए। मैं तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं अरे तू क्यों आ गया? मैं कहता हूं बड़ा अच्छा किया। तुम्हारे अंदर अगर प्रतिभा है तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और नहीं है तो कोई तुम्हें बना नहीं सकता। नहीं तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं सब अपने बच्चों को मौका देते और उनको ही हीरो हीरोइन बना देते। ऐसा नहीं होता है। जिसमें प्रतिभा होगी वो, यहाँ मेरे तो कोई माई बाप दूर दूर तक, कोई पूरे खानदान में न एक्टर न ब्रॉडकास्टर न कुछ, लेकिन मैं आया यहाँ पर और मैंने जो भी है थोड़ी बहुत जगह अपनी बनाई। और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत कष्ट में रहा। कोई जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा, तो मैंने कहा मैंने तो एंजॉय किया। क्योंकि उस समय जो सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि आज आपने ये हासिल किया, अरे वाह, आज B.R. चोपड़ा, इसी पे खुश हैं कि B.R. चोपड़ा ने बुलाया है, इसी पे खुश हैं कि सुभाष घई ने बुलाया है। और पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मजबूती के साथ आप जाते हैं और जब वो मिल जाता है तो आपको क्या सुख है। आज एक फोन आता है, आप कहते हैं अच्छा जी हाँ बोलिए डेट्स का क्या है। आसान हो गया, बेहतर हो गया, ऑनलाइन लोग कर देते हैं स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें। तो अब इतना विस्तार जब इस कला का हो रहा है तो लोग तो ज्यादा आएंगे और प्रतिभा क्या क्या निकल के आई है। हम हमेशा, मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि हमारी पीढ़ी, हमारे से पहले वाली पीढ़ी का भी ज्यादातर, आज की पीढ़ी नहीं कहती है ये, मैंने देखे हैं जो 40 के ऊपर के लोग हैं वो भी नहीं ऐसी बात, हमारे जमाने में तो ये था, हमारे जमाने में तो ये, हमने तो ऐसा किया था, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, हर पीढ़ी का अपना अपना समय है, उस समय में कैसी स्थितियां थी उस हिसाब से हर पीढ़ी ने कुछ न कुछ किया। मैं अगर आप चाहें तो एक कथा इसमें सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हौसला तो देखिएगा इन बुजुर्गों का, जिद किए जाते हैं बच्चों की तरह, खुद तो जैसे चाहते हैं वैसे जीते हैं, हमसे कहते हैं जिए इनकी तरह। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये तो दो पीढ़ियां हैं, उनको टकराना नहीं चाहिए, उनको एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। आप, मेरे पास अगर अनुभव है तो मुझसे कहाँ ले जाऊंगा, मुझे उसको बांटना चाहिए। मुझे उस पीढ़ी को बिना ये कहे कि मैं तुमसे बेहतर हूं, ये कहना चाहिए कि बेटा ये करोगे तो अच्छा लगेगा। आपने काफ़ी समय तक थिएटर भी किया है
हिंदी का बृहत्तर समाज हिंदी थिएटर से नहीं जुड़ा है। थिएटर के लोग आज भी अल्पसंख्यकों की तरह काम कर रहे हैं और उनको वो रुतबा नहीं हासिल है जो सिनेमा या सीरियल के लोगों को हासिल है। उसमें जीविका का निर्वाह भी संभव नहीं है। तो हिंदी रंगमंच की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आम जन इससे जुड़ सकें, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप क्या सोचते हैं हिंदी रंगमंच के बारे में? देखिए, सिर्फ हिंदी रंगमंच ही नहीं, दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी देश हैं, सभी जगह न तो थिएटर ख़त्म होने जा रहा है, न थिएटर पर कोई ऐसी के पहाड़ टूट पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। जो हिंदी का अलग से जो आपने कहा उसको मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी थिएटर जब मैं कर रहा था, मैं दिल्ली में था और चंडीगढ़ से मैंने शुरू किया था, तो वहाँ पे तो लोगों ने ये यहाँ तक विरोध कर दिया था कि आप पंजाबी में कीजिए, हिंदी में क्यों कर रहे हैं, चंडीगढ़ में कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार, मुझसे टैगोर थिएटर वहाँ पे नया नया बना था, तो मुझसे कहा गया कि आप यहाँ पे कीजिए, तो मैंने किया। तो और इतनी ज़बरदस्त सफलता उसको मिलेगी। वो प्ले बहुत अच्छा प्ले नहीं था, उसमें कोई कास्ट भी कोई कमाल की नहीं थी उस समय, जैसे तैसे मैंने घेर लिया था लोगों को, लेकिन वो हाउसफुल ही नहीं, लोग ये कहते थे कि भाई और बढ़ा दीजिए शोज, और उनको बढ़ाने पड़े, इतना ज़्यादा उसका हुआ। तो आज भी मैं देखता हूँ, अभी भी मैं जब पृथ्वी पे जाता हूँ या किसी और थिएटर में मुंबई में जाता हूँ, मैंने कोई थिएटर खाली नहीं देखा। एक आध में कभी थोड़ा बहुत कभी रहा हो, पृथ्वी तो कभी देखा ही मैंने खाली कभी नहीं देखा। लेकिन क्या है कि जितना कमर्शियल मराठी थिएटर है, जितना कमर्शियल बांग्ला थिएटर है, और भी कई हैं जो काम करते, जो हिंदी क्षेत्र है वो इसमें पिछड़ा हुआ है थोड़ा सा। जो आप कह रहे थे कि लोगों का गुजारा नहीं चलता, ये सही है। ये जो आर्थिक हिस्सा है इसका, वो बड़ा अभी भी कमज़ोर है। मतलब अभी भी जो थिएटर के स्टार्स आए हैं वो कोशिश करते हैं, कभी कभी नसीर थिएटर करते हैं, ओमपुरी किया करते थे, अमरीश जी किया करते थे, मनोज ने भी कुछ किया था कभी। और ये जो नए लोग आए थे, इन्होंने कोशिश की कि इनके होने से, मतलब सिनेमा करने के बाद भी इन्होंने थिएटर किया, वो एक कमेंडेबल बात है। सबको मैं तो कहता हूँ आज जो थिएटर कर रहा है उसको मेरा प्रणाम, बहुत बड़ा काम करता है वो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसके आसपास हैं कि ज़रा सा कोई किसी ने देखा कि इसमें टैलेंट है, वो फिल्म में ले जाएगा, बेचारे का थिएटर रह जाए। तो ये इस भावना के साथ भी थिएटर करना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि वो लोग जो थिएटर से आए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कोई कहता है कि पास रख देंगे, मैं कर नहीं, मैं थिएटर के लिए पास नहीं लेता हूँ, मैं थिएटर की टिकट लेता हूँ। मेरे लिए टिकट रखिए, मैं पास, क्योंकि ये एक संस्कृति है नॉर्दर्न इंडिया में, और प्ले हुआ है तो सबसे बड़ा प्यार यही दिखाना है आपको कि आपके पास रखें। अरे भाई क्यों? मैंने तो जब प्ले किया था, विद्याचरण शुक्ल जी हुआ करते थे मिनिस्टर, मैंने उनके यहाँ टिकट भिजवा दी थी। उनके सेक्रेटरी ने कहा कि सर पास रहो, मैंने कहा सर पास नहीं है, टिकट्स हैं। बोलिए कितनी रखवा दो? बोले तो 20 कह रहे थे। मैंने कहा तो 20 टिकट रख देता हूँ। और उन्होंने आके मुझे शाबाशी दी इस बात की, उनके पास एक बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही बने रहो। मैंने कहा भाई, आपको एक तो सबसे बड़ी चीज थिएटर का जो मजा है उसमें उधार नहीं है। आपने अभी किया और अभी लोग आपको बता देंगे कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, आपको उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और आपका वो ट्रेनिंग सेंटर है, बाद में सब लोग उसका फायदा उठाते हैं, जितने भी लोग हैं, ब्रॉडकास्टर हैं या एक्टर्स हैं या जो भी हैं, जितने भी इस क्षेत्र से निकल के आते हैं, वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आपको याद करनी पड़ती है, आपका रीटेक नहीं है वहाँ। तो वो जो मज़ा थिएटर का, जो थ्रिल है थिएटर का, वो जो मुझे कहता हूँ कि वो जो उससे जो आपको आत्म शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, संतुष्टि अच्छा शब्द है, उससे जो संतुष्टि मिलती है, फिल्में करके मेरी समझ में उतनी नहीं मिलती। रोल तो हम अपनी पूरी ताकत से दोनों के लिए करते हैं, लेकिन वही बात बता रहा हूँ, जो थ्रिल है थिएटर का, वो किसी भी कहीं भी कोई
फिल्म हो या नाटक हो, जो भी हो, स्क्रीन वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ये नहीं है। वहाँ संभावना है कि हो गया खराब तो ठीक कर लेंगे, पर वहाँ तो ठीक ही करना है। उम्र के इस मुकाम पर आपको अपने कौन से काम उपलब्धियों की तरह लगते हैं और कौन से काम ऐसे लगते हैं कि यहाँ मुझसे चूक हो गई या मैंने गलती कर दी? जिस उम्र के मुकाम की रास बिहारी पांडे बात कर रहे हैं उसको खोल ही देते हैं भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई एक कम 80 के हो गए हम। बधाई। तो लेकिन हम अब वही कहते हैं कि हम तो 20+ हैं भैया। हाँ, हर उम्र की अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी अपनी बाधाएं, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और वो आदमी उनसे लड़ता है और आगे बढ़ने की सोचता है। आपने जो प्रश्न किया वो कमाल का है। उसमें मैं कुछ बताता हूं आपको कि उम्र का इतना लेना देना वहां पर नहीं होता है कि 15-16 साल के गैप के बाद नीना गुप्ता यूं निकल के आई और मालूम पड़ा हर जगह वो काम कर रही। ये सिर्फ किसी भी उम्र में हो सकता है। ये 60+ वो भी हो गई, माफ करना मैंने उम्र बता दी। हाँ, उम्र बता दी यार, वो भी 20+ है। मेरी मित्र इससे जुड़ा एक किस्सा मुझे याद आ रहा था। कहिए, बताइए। कि एक महिला से कितनी उम्र है आपकी, तो उसने कहा 20 साल और कुछ महीने। कितने महीने? बोले 300 महीने। हाँ, बिल्कुल। सही बात है। तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा अचानक। मतलब ये अमित जी के बारे में जो कहानी, मैं तो नहीं जानता हूं उसको, जो कहानी मैंने सुनी है कि जब उनके पास काम नहीं था तो पैदल चल के यशराज जी के यहाँ गए थे। पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैदल चलना इसलिए कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं कि वो मेरे पास चल के आया। तो वो चल के आए और कहा यश जी से कि भाई मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दीजिए। और ये हक है, ये हर उस कलाकार का हक है जो काम मांगने चाहता है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। काम मुझे आता है तो मैं मांगूंगा, ये आपके ऊपर है कि आप दें या ना दें, ये एक अलग चीज है। तो दूसरी जो बात इसमें छुपी हुई थी, पांडे जी ने जो पूछा कि क्या कौन सी ऐसी चीज है जो आपके दिल के करीब है। कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो, जैसे वॉइसिंग में जब मैं एक बार एक पूरे नाटक का सूत्रधार बना हुआ था, तो मैं कई बार उस दौरान रोया, उस काम को करते करते। और कई बार मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं मेरे, वो तो होता ही है, सबको पता है, मेरे जीवन के निकट है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग हैं जो उससे रिलेट करते हैं। तो वो काम करके वो आज तक वहाँ पर है। और बहुत सारे काम किए। उसके अलावा मैंने जो शुरुआत में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इन सब के लिए बहुत बहुत काम किया था, लेकिन बाद में वही हुआ कि बहुत सारे जब लोग आ गए तो आप थोड़ा सा बगल में हो जाते हैं। कुछ जो बेचारे आते हैं जिनको वो कम पैसे में काम करते हैं, और ये सबके साथ होता है, उनको अक्यूज नहीं किया जा सकता कि लो जिन्होंने मेरा कम काम करके दाम करके काम ले लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है। तो वो भी मैंने एक बहुत एंजॉय किया। और मेरी एक ख्वाहिश रह गई कि मैं टीवी एंकर नहीं बन पाया, जो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। एक बार मैंने किसी से कहा भी था किसी इंटरव्यू में कि भैया तुम्हारा कहीं चल रहा हो तो बताओ। मैं वो एक काम जो मैंने नहीं किया वो भी करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं उस ये हूँ अभी भी। बुढ़े लोग भी करते हैं भाई। बहुत सारे हैं जो करते हैं। सबसे बड़ा तो आदरणीय अमिताभ बच्चन अभी भी पूरे जोश के साथ और पूरे प्रभाव के साथ काम करते हैं, और मैं भी करता रहूंगा। एक आग्रह और था, मैं भी बात कर रहा था कि इतने पैसे वाले होने चाहिए, उन्होंने कमाई है, उनका भाग्य है, उनकी मेहनत है, परिश्रम है,
लेकिन कुछ लोग मिलके एक ऐसा हॉस्टल बनाए, मैं ये कह रहा था, मैं कभी बनाना चाहता था, इतना पैसा आया नहीं, तो कि जहां स्ट्रगलर्स रह सकें, एक एक कमरे का कंटेंट कुछ बनाए ऐसा कि वो उस 10,000 रुपए दे के वहाँ रह सकें, जो यहाँ संभव नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम कर सकते हैं, अपने माता पिता के नाम पे, अपने नाम पे, जिस पे भी उनको करना हो, अगर ये करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। गलतियों के बारे में आपने नहीं बताया। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, ये तो कह कोई भी नहीं कह सकता, और मैं भी कहूँगा, और कोई भी को भी अलग कर देता हूँ, गलतियाँ तो मेरे से बहुत हुई होंगी, और ऐसा नहीं है कि मुझे उनका भान नहीं है। लेकिन मेरी अम्मा कहती थी, बेटा गलती तो किसी भी इंसान से होगी, लेकिन वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, उस गलती से सीखो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको तो लगता है कि बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं है, और वो हिस्सा भी आप ही को ग्रहण करना है। मुझे अच्छा लगा एक दिन जब मेरी बेटी ने कहा कि पापा वहाँ थोड़ा सा लगता नहीं, आप मेलोड्रामेटिक हो गए। मैंने कहा हाँ हो गया था, अब तुम देख के बता रही हो, मुझे भी देख के लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी उस समय। तो अब ये आप भार डाल दें निर्देशक के ऊपर कि साहब उसने जो कहा मैंने कर दिया, उसने ओके किया, नहीं, ये नहीं डाल सकते। गलतियां तो होती हैं, वो टेक्निकल हों, वो भाषा से जुड़ी हों, भाव से जुड़ी हों, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन खूबियां और खामियां साथ साथ चलती हैं। तो मैं खामियों को भूला नहीं हूं, और खूबियां हासिल करने की कोशिश करता रहता हूं। आपने तमाम प्रश्नों का बहुत सहजता से उत्तर दिया। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।